तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड पे। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। चूँकि इधर लगातार आयशा को लेकर बात चल रही थी और बहुत सारे लोगों के कुछ मेल सवाल भी आए थे और मैं लगातार बीच में आपको आयशा की जितनी कहानियाँ हैं वो सुना रहा था। क्राइम तक पे भी जितने भी पहलू हैं, चाहे वो आयशा की फ़ैमिली की तरफ से हो, आरिफ की फ़ैमिली की तरफ से, पुलिस हो, वकील हो और बाकी सब कुछ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन, जानकारी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गुजारिश ये आ रही है कि इस केस को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। हालाँकि इसमें 2-3 चीज़ें और भी बताता हूँ। ये इसे आप कड़वा सच है कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं जो हम लोग आप तक पहुँचाते हैं, मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँचती है, लेकिन उसका एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि ये कहानियाँ कुछ दिन तक ज़िंदा रहती हैं। एक लगता है मुहिम है, एक इंसाफ दिलाने और ये सारी चीज़ें बातें उठने लगती हैं, जैसे अभी जस्टिस फॉर आयशा। लेकिन इसका एक दूसरा सच ये है कि थोड़े दिनों के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर किसी नई कहानी, नई स्टोरीज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद उस केस का क्या हुआ, उसमें इंसाफ मिला कि नहीं मिला, कल्प्रिट या जो दोषी है वो बाहर आ गया, उसके केस में क्या हुआ, केस को कैसे बनाया या बिगाड़ा गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। तो ये एक सिस्टम सा शायद बन चुका है कि कोई ख़बर आती है तो हम लगातार उस पर काम करते रहते हैं, हम लगातार उससे अपडेट देते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं और फिर जैसे ही कोई उस दूसरी खबर आ जाती है हम फिर पिछली खबर को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि उस खबर की भी अपडेट देते रहें, कम से कम एक उसके बारे में जो जानकारी वो आप तक पहुंचाते रहें। तो मेरी कोशिश होती है कई केस में, लेकिन शायद हर केस में ये ईमानदारी से काम नहीं कर पाता हूँ और पिछली चीज़ों को हम लोग भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें, कहानी मुझे कुछ और सुनानी थी। वापस आयशा की कहानी इसलिए सुनाने को मजबूर हूँ क्योंकि कई चीज़ें हुई, अगर कहूँ तो 3 चीज़ें ख़ास तौर पर। एक, आपको पता है कि आयशा ने खुद जान देने से पहले एक वीडियो मैसेज बनाया था। उसके बाद उसने अपने घर वालों से भी बात की थी। वो ऑडियो मैसेज भी वायरल है सोशल मीडिया पे, आपने भी सुना है। लेकिन एक और उसने बातचीत की थी अपने शौहर आरिफ के साथ। पहला कॉल दरअसल उस दिन 25 फरवरी को आयशा ने आरिफ को ही किया था और करीब 64 मिनट 64 मिनट्स की ये बातचीत थी आरिफ और आयशा के बीच में। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक लड़की जो ये मन बना चुकी है कि वो मरने जा रही है और उसके बाद कई बार ये कहा जाता है कि अगर ख़ुदकुशी करने वाले का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका दिया जाए तो शायद वो ख़ुदकुशी ना करे, लेकिन यहाँ वो 64 मिनट तक अपने शौहर से, अपने पति से बात करती है और उसके बाद फिर एक वीडियो मैसेज बनाती है और फिर अपने माँ बाप को कॉल करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 64 मिनट उधर और इधर आप 10-15 मिनट रख लीजिए आप, तो 1-1.25 घंटे तक आयशा एक तरफ मरने का भी सोच रही है और दूसरी तरफ बात भी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दिमाग से ये चीज़ निकली नहीं कि उसे जीना है। ऐसा क्या हुआ? तो ऑडियो और वीडियो जो आखिरी माँ बाप से बात हुई और वो आप सबने सुना, लेकिन जो 64 मिनट की बातचीत थी उसमें ऐसा क्या हुआ? और शायद आयशा की मौत की जो आखिरी वजह बनी वो 64 मिनट की बातचीत ही थी। अगर उन 64 मिनट में आरिफ आयशा को समझा लेता, मना लेता या उसकी बात को सीरियसली ले लेता तो शायद आयशा ज़िंदा होती और वो साबरमती नदी में छलांग नहीं लगाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस 64 मिनट की बातचीत में जो ज़्यादातर बातचीत है वो इन दोनों के बीच के रिश्तों को लेकर है। आयशा इस बातचीत में आरिफ को बताती है कि किस तरीके से उसने तंग किया, किस तरीके से किसी और लड़की के लिए उसने उसको धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात इस बातचीत में ये भी है कि कैसे जब आयशा प्रेग्नेंट थी तब आरिफ ने उसका ख्याल नहीं रखा, बल्कि जब वो मिसकैरेज हुआ और उसकी हालत नाजुक हो गई थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब वो उसे देखने के लिए अहमदाबाद तक नहीं आया। आरिफ और आयशा की शादी हुई थी 6 जुलाई 2018 को और इस शादी के बाद दिसंबर में आयशा प्रेग्नेंट थी, उसी साल 2018 में। तो करीब 4-5 महीने की प्रेगनेंसी थी और शादी के बाद ही करीब 2-3 महीने के बाद ये दहेज और पैसे की बात शुरू हो चुकी थी। तो उसी वजह से पहली बार आरिफ ने उस वक्त उसको टॉर्चर भी किया था, मारा पीटा भी था, उसकी आंखें तक कई बार सूज गई थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो दिसंबर में
पैसे के लिए आरिफ ने आयशा को ले जाकर अहमदाबाद में छोड़ दिया। इस दौरान में उसको चूँकि मारा पीटा गया था, उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो सदमे में थी, डिप्रेशन में भी आ गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की शामिल आ गई थी आरिफ की, और आयशा ख़ुद को ठगी भी महसूस कर रही थी। तो ये सारी चीज़ों ने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने सर्जरी करने का सुझाव दिया था। लेकिन इससे पहले कि सर्जरी हो पाती, मिसकैरेज हो गया और इसके बाद आयशा की हालत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये बात आरिफ और उसके घर वालों को वहाँ पे बताया भी गया, लेकिन जालौर से कोई देखने के लिए नहीं आया आयशा को। ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसने आयशा को तोड़ कर रख दिया था। उसे लगा लड़ाई झगड़ा, दहेज, पैसे, लालच, ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन एक शौहर को अगर अपनी पत्नी की इतनी भी फिक्र नहीं है कि वो मरने के कगार पे है, एक बच्चा उसका गिर गया है और फिर भी उसको देखने के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आयशा को थोड़ा सा आरिफ को लेकर उसकी सोच बदली थी। जब आरिफ को गिरफ्तार किया गया पाली में और उसके बाद अहमदाबाद पुलिस उसको अहमदाबाद लेकर आई वतवा पुलिस स्टेशन में, और कोर्ट में जब पेश किया तो 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की दी और ये 3 दिन की पुलिस रिमांड इसी 6 मार्च को ख़त्म होगी दोपहर 3 बजे। मतलब 6 मार्च दोपहर 3 बजे से पहले पहले पुलिस स्टेशन जो पुलिस है वहाँ की, उसको आरिफ को ले जाकर दोबारा अदालत में पेश करना पड़ेगा। अब ये अहमदाबाद पुलिस के ऊपर है कि वो उसकी पुलिस कस्टडी और मांगती है या फिर जुडिशल कस्टडी में वो जेल जाएगा। अगर पुलिस की पूछताछ पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई, उनको सारे एविडेंस मिल गए, तब शायद पुलिस कस्टडी ना मांगे, जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दे। लेकिन एक खबर ये भी है कि आरिफ का जो मोबाइल है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ और उस मोबाइल में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो आरिफ के ख़िलाफ़ कारगर साबित हो सकते हैं। तो उस मोबाइल की बरामदगी भी होनी है, तो इस मोबाइल की बरामदगी के नाम पर भी पुलिस उसकी पुलिस कस्टडी मांग सकती है। लेकिन जो सबसे हैरत की बात थी वो ये थी कि जो डीसीपी हैं अहमदाबाद के, जिनके अंडर में ये केस है आरिफ और आयशा का, रविंद्र पटेल की माने तो जब पाली से आरिफ अहमदाबाद आया और उसके बाद वो उससे पहली बार मिलने गए, उससे थोड़ी देर तक बातचीत की, तो आरिफ के चेहरे और हाव भाव से 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि उस शख्स को अपनी बीवी आयशा की मौत का ज़रा सा भी अफसोस है या कोई दुख है या सदमा है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं था और जब भी आयशा के बारे में बातचीत या पूछताछ हुई, वो बिल्कुल ही एकदम बेबाक तरीके से बात कर रहा था। हालांकि उससे कहा गया कि ये भी है कि पुलिस के कुछ लोगों को गुस्सा था जिस तरीके से एक लड़की ने नदी में छलांग लगाई, उससे पहले एक मुस्कुराता हुआ दर्द में छुपाकर वीडियो बनाया और उसकी जो बातचीत थी बहुत लोगों को रुला गई थी। तो इन चीज़ों पे पुलिस को भी गुस्सा था और उन्होंने कुछ सख्त लहजे में भी उससे बात की, लेकिन आरिफ को इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं था उस पर। उसको आयशा की मौत को लेकर ज़रा सी भी तकलीफ़ भी नहीं थी, बल्कि उसकी बातचीत से ये लग रहा था कि वो चाहता था कि आयशा मर जाए। पुलिस वालों का कहना था कि ऐसे बड़े कम लोग देखे हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होते, मुजरिम नहीं होते, क्योंकि आरिफ का कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये कि अगर कोई अपना, ख़ासतौर पे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, किसी करीबी की मौत होती है तो दुख होता है, अफसोस होता है। लेकिन लगातार आरिफ उनके कब्ज़े में है और उन्हें एक पल को भी नहीं लगा कि आरिफ को कहीं से भी कोई अफसोस है। जो 64 मिनट की बातचीत है उसमें एक जगह पर यह भी है कि आरिफ को शक था, जब जुलाई 2018 में शादी हुई, उसके बाद आयशा प्रेग्नेंट हुई और दिसंबर में वो उसको छोड़ कर आ गया और दिसंबर में ही ये मिसकैरेज हुआ था 2018 में, कि ये बच्चा जो है वो उसका नहीं है। उसका शक एक आयशा के मामा के बेटे के ऊपर था और हालांकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन चूँकि बचपन से ये लोग सब घुलते मिलते एक साथ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक आरिफ के मन में शक था। और इस शक की एक दूसरी वजह भी थी। इस दौरान में क्या हुआ कि शादी के फ़ौरन बाद आरिफ के उसी राजस्थान की एक और लड़की के साथ रिश्ते की बात सामने आई, जिसका जो खूब बात करता था, और आयशा ने आरिफ के मोबाइल पर वो सारी चीज़ों को रंगे हाथ देखा, वीडियो कॉल को उसने, बल्कि बाद में जब ये खुलासा हो गया कि हाँ एक लड़की के साथ उसका रिश्ता है और उसने कहा कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ तुम्हारे लिए, आयशा को उसने कहा, तो इसके बाद फिर चोरी छुपे बात करने की भी अब नौबत की गुंजाइश नहीं रही थी, बल्कि वो उसके सामने ही, आयशा के सामने ही फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करता था, चैट करता था, और आयशा को उसने कह दिया था कि वो उसके बिना नहीं रहेगा और उसे छोड़ेगा नहीं। और आयशा इन चीज़ों को लेकर समझ गई थी। लेकिन
वो जो पूरी बातचीत थी उसमें भी इस बात का जिक्र था, और वो लड़की उसी राजस्थान की है और शायद जालौर के ही पास की है, जिसके साथ आरिफ का ये रिश्ता था और जो आयशा को पता था। तो इस पूरी बातचीत में ये था कि सिर्फ दहेज की वजह से आयशा की जान नहीं गई, बल्कि आयशा को दुख उस लड़की के लिए था जिसको वो छोड़ने को राज़ी नहीं था, और जलाने के लिए उसके सामने वो उसको बातें किया करता था और उसको महंगे महंगे तोहफे दिया करता था। जो घर वाले हैं आयशा के, उनके हिसाब से जब शादी हुई तब शादी के दौरान आरिफ के घर वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। चूँकि रिश्तेदारी भी थी तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन चूँकि एक ही बेटी थी लियाकत अली की, जो लियाकत हैं आयशा के वालिद, तो उन्हें ये था कि अपनी बेटी की शादी अपनी हैसियत से ज़्यादा बेहतर ढंग से करें, और उन्होंने आयशा की शादी के लिए एक मकान था उनका, जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के गुज़र बसर के लिए, ताकि उसको बेच के आगे चल के उनका सब कुछ ठीक हो, उसके लिए बचा कर रखा था, क्योंकि उनकी एक बेटी और एक बेटा है। लेकिन बेटी से मोहब्बत थी, अपनी बेटी को वो प्रिंसेस मानते थे, राजकुमारी मानते थे आयशा को, इसीलिए पढ़ाया लिखाया, एमए करवाया। तो आयशा की शादी में कोई कमी न रह जाए, आयशा के वालिद लियाकत ने उस मकान को बेच दिया और करीब 6.5 लाख रुपए में वो मकान बिका। लियाकत आपको पता है एक टेलर हैं और बहुत ज़्यादा उनकी आमदनी नहीं है, घर में बीवी और 2 बच्चे, इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी। लेकिन आयशा की शादी के लिए वो इकलौती जो पूंजी थी उनकी, वो घर, वो 6.5 लाख रुपए में बेच दिया, और उस 6.5 लाख रुपए और बाकी कुछ उन्होंने जो बचाया था मिलाकर बड़ी धूमधाम से शादी की, तमाम ज़रूरी चीज़ें दी अपनी तरफ से। लेकिन तब आरिफ ने दहेज या उसके घर वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। लेकिन इसके बाद, शादी के बाद, जब आरिफ की ज़िंदगी में एक दूसरी लड़की की एंट्री की बात पता चली, फिर ये पता चला कि आरिफ उसके साथ मिलता है, घूमता फिरता है और उस लड़की के महंगे महंगे शौक़ को पूरा करता है, और वो लड़की हमेशा उससे डिमांडिंग है, वो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तो अब आरिफ के पास भी इतने पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करने वाला सुपरवाइज़र, और 2-3 उसकी दुकानें थी जो किराए पे उसने दे रखा है। लेकिन एक बहन उसकी भी, आरिफ की छोटी, जिसकी अभी शादी होनी है, बड़े भाई की भी शादी हुई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन इधर शादी के बाद गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के ख़र्चे, और उस ख़र्चे को उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। और तब कहते हैं कि इसके बाद ही उसके मन में दहेज की चीज़ें आई और उसने आयशा पे ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया कि तुमको यहाँ रहना है, मेरी बीवी बनकर रहना है, तो तुम्हें मेरी डिमांड पूरी करनी होगी, मुझे पैसे चाहिए। और तब पहली बार उसने 1.5 लाख रुपए की मांग की, जो परिवार वालों ने दिया। अब उनके लिए 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने दिया। तो आयशा, एक तो ज़िंदगी में आरिफ की दूसरी लड़की, उस लड़की की ख्वाहिशें, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने आयशा को हथियार बनाया और आयशा पर दबाव डाला, और इसलिए जब जब उसे पैसे की ज़रूरत होती वो आयशा को अहमदाबाद छोड़ देता, और फिर उन पैसों से जो वो वहाँ से लेता वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करता। ये सारी बातचीत, ये ऑडियो जो आरिफ और आयशा के बीच है, ये इस केस में एक अहम सबूत और बनने जा रहा है आगे चलकर, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयशा ने आरिफ से कही, जो आरिफ ने आयशा से कही, लेकिन ये बातचीत अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बातचीत अहमदाबाद पुलिस के पास है, डीसीपी जो रविंद्र पटेल हैं उनके पास है, और इस बातचीत के बाद आरिफ के ख़िलाफ़ एक मजबूत केस बनता है। 6 मार्च की दोपहर 3 बजे से पहले पहले आरिफ को दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और अभी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। तो कानून में ये है कि मैक्सिमम 14 दिन तक किसी शख्स को पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ किया जा सकता है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये 14 दिन एक साथ बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने पहले भी कहा कि इसी पार्लियामेंट अटैक के जो गुनहगार अफजल गुरु को भी जो पुलिस कस्टडी मिली थी तो एक साथ 14 दिन की नहीं मिली थी, 5 दिन, 4 दिन, इस तरह से कर करके। तो अहमदाबाद पुलिस ने मांगी थी कस्टडी 5 दिन की, लेकिन अदालत ने दी 3 दिन की। 3 दिन की कस्टडी 6 तारीख को ख़त्म होगी। अब इसके बाद देखना ये होगा कि क्या पुलिस और कुछ सबूत जुटाने के नाम पर या और भी चीज़ें जो हैं और पुलिस कस्टडी मांगती है, या फिर इन 3 दिनों में ही पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है और उसे लगता है कि अब आरिफ की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आरिफ को जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है और पुलिस कस्टडी मांगती है तो हो सकता है अदालत 1-2 दिन की पुलिस हिरासत और दे दे, जिसमें आप सबूत इकट्ठा कर सकें। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। देखना यह है कि दूसरी एक और भी चीज़ है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद
अहमदाबाद की पुलिस के ऊपर भी एक दबाव है, चूँकि सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक मुहिम सा चल गया है, तो उनका भी ये कहना है कि इस मामले में वो जो सख्त से सख्त सज़ा हो, इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो दिलाए आरिफ को। तो कोशिश यही है। इसमें जो भी अपडेट होगा आगे भी आपको देते रहेंगे। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।